ओके, आवाज सबको क्लियर है? यस हेलो, सर। ओके, यस सर। थक तो नहीं गए ना? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से सुनना। तो फटाफट मैं अभी रिकैप करा देता हूँ छोटा सा। अब तक अपन ने देखा कि बेसिकली जो काम की चीजें, एक जो लाइन है उसकी अगर इक्वेशन कभी भी लिखनी हो तो अगर लाइन के ऊपर पॉइंट पता है x1 y1, लाइन का स्लोप पता है m, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका सबसे अच्छा तरीका यही रहे, जो हमें याद रखना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, पहली चीज। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट ये और सीखा कि स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। और दूसरा तरीका निकालना होता है स्लोप निकालने का तरीका डेल्टा y बाय डेल्टा x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन अगर पता हो तो लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालने का तरीका भी हमको पता है, कि अगर लाइन की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax प्लस b बाय हाँ प्लस c इक्वल टू 0, तो जो x और y का कोएफिशिएंट है उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो x और y के कोएफिशिएंट को डिवाइड करके साइन माइनस का लगा दोगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड। इसके अलावा हमने क्या देखा, क्या देखा इसके अलावा, कि अगर दो तो लाइन tan से थीटा वाला। हाँ वेरी गुड, दो लाइन से इनके बीच में अगर एंगल थीटा है और दोनों लाइन का स्लोप पता है, तो इन तीनों में रिलेशन का बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है कि दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, m1 m2, हाँ है ना? यस सर। वेरी गुड, ये हमने देखा। अच्छा, लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ही हमने बहुत सारे फॉर्म देखे थे। अगर मान लो मेरे पास अगर ये x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने का कोई तरीका याद है क्या? वेरी गुड। अगर ये इसी लाइन में अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये एंगल ओमेगा बना रहा था, इसकी इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा p सॉरी इक्वल टू p। बहुत बढ़िया, ये दो कॉन्सेप्ट देखा। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट और हमने देखा जो बहुत काम आ रहा था, कि अगर कोई लाइन है जो कि एंगल थीटा बना रही है, कोई पॉइंट है p किसी डिस्टेंस r पे, अगर मुझे एक और पॉइंट q निकालना, इस p का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, तो इस q का कोऑर्डिनेट मान लो जो x, y, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 plus r x प्लस r cos और y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। वेरी गुड। अगर ये पॉइंट आगे होगा तो प्लस यूज करेंगे, पॉइंट अगर पीछे साइड होगा तो माइनस यूज करेंगे, हाँ है ना? ठीक है सर। yes sir ओके, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ये अब तक हमने ये सारी चीजें पढ़े, कुछ क्वेश्चन भी हमने ट्राई किए, उन क्वेश्चन को आप घर पे जाके वापस से रीट्राई करना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डर वर तो नहीं लग रहा है? ठीक है सब यहाँ तक? yes sir बोलो। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अपन ने एक जो फॉर्मूला पढ़ा, अभी एक फॉर्मूला देखा था कि भाई अगर दो लाइन है जिसके बीच में एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला मेरे पास आया था मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वेयर द m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन। एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ओके, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जीरो कब बनेगी, ऐसे क्या कंडीशन करूँ ताकि ये वैल्यू जीरो बन जाए? सर m1 m2 दोनों इक्वल हो जाए। लाइन पैरेलल हो। वेरी m1 m2 दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए मतलब दोनों लाइन के स्लोप इक्वल हो जाए, मतलब दोनों लाइंस कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना? yes sir वेरी गुड। बेसिकली अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो दोनों के बीच में एंगल m1 m2 इक्वल हो जाएंगे। बेसिकली थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा आपका जीरो आ जाएगा, और थीटा भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना? यस सर। तो और हमको पता भी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, हमेशा इक्वल। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल, है ना? इक्वल यस sir वेरी गुड। और यहीं पे अगर मैं ये बोलता कि ये 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, नॉट Yes, डिफाइन sir. होगा, है ना? तो अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल मुझे 90 डिग्री रखना है, तो ये 90 डिग्री की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब देखो अगर ये पूरा जीरो हो जाए तो थीटा जीरो हो जाएगा, मतलब आपका लाइंस कैसे हो जाएगी, पैरेलल। और 90 डिग्री बना तो डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, तो 1 प्लस m1 m2 को जीरो से इक्वेट कर दोगे, है ना? यस सर। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, m1 into m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। -1 जो कि पैरेलल वाली कंडीशन है। हाँ, तो ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप है m1 दूसरे का स्लोप है m2, तो दो लाइन अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 है सर। हाँ, m1 m2 कितना हो जाएगा, -1। क्या ये बात सबको समझ में आती है? yes वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपको ये बोलूं, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, अगर मैं आपको ये बोलूं 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है मान लो 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बताओ क्या ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है क्या? yes sir है पक्का? yes sir यस सर। कोई चैट बॉक्स में कुछ पूछ तो नहीं रहा है? ठीक है, हाँ। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा,
-3/4 -3/4 इसका स्लोप कितना हो जाएगा 4/3 4/3 क्या दोनों का प्रोडक्ट -1 है -1 यस सर Yes, हाँ, sir. मतलब दोनों के दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी परपेंडिकुलर हाँ है ना यस सर बोलो यस तो सर देखो देखो यहाँ पे देखो अगर ऑब्जर्वेशन करो ध्यान से ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम आती है 3x + 4y है तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में क्या आ रहा है ये आपस में इंटरचेंज होगा 4 और -3 आ गए है ना देखो ध्यान से अगर ये लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में क्या हो रहा है जो y का कोएफिशिएंट था वो इधर आ गया जो x का कोएफिशिएंट था वो इधर आ गया और किसी एक का साइन चेंज हो गया किसी एक का क्या हो गया साइन चेंज हो गया हाँ है ना यस सर समझ पा रहे हो तो इसको यूज में कहां पे कर सकते हो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसका यूज ऐसे कर सकते हो अगर मान लो कोई लाइन है मेरे पास जिसकी इक्वेशन है 7x + 8y प्लस कुछ भी ले लो 5 = 0 तो अगर इस लाइन के कोई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखना है कम अननोन में अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो बताओ किस तरह की बनेगी इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 8x - 7y हाँ 8 को इधर लिख देंगे 7 को इधर लिख देंगे किसी एक का साइन चेंज कर दो या तो प्लस यहाँ लगा दो या तो यहाँ लगा दो कहीं भी एक जगह लगा दो दोनों प्लस था तो एक को प्लस रखा एक को माइनस कर दिया और जो कांस्टेंट वो पता नहीं तो प्लस c = 0 हाँ है ना तो ये लाइन इसकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी बोलो यस सर समझ पा रहे हो यस सर ठीक है अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ax + by + c = 0 कोई लाइन है तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी तो बताओ क्या लिखेंगे bx - सर ay bx ay -ay + c प्लस कोई भी कांस्टेंट = 0 कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है हाँ है ना यस सर क्या ये बात समझ में आ रही है yes sir बोलो यस ठीक है सर तो दो चीज ध्यान रखनी है अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे बोलो इक्वल होंगे इक्वल Equal. होंगे और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है तो उनकी कंडीशन क्या होगी तो प्रोडक्ट -1 होगा प्रोडक्ट -1 होगा वेरी गुड अच्छा पैरेलल लाइन के लिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर एक लाइन ऐसी है ax + by + c = 0 तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइन की इक्वेशन लिखी तो वो कैसे लिखोगे उस केस में क्या होगा x और y के कोएफिशिएंट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे सर सेम होंगे सेम होंगे ना अगर लाइन पैरेलल है दोनों का स्लोप इक्वल है तो जो इधर x का कोएफिशिएंट होगा उसका भी x का कोएफिशिएंट क्या होना सेम रख सकते हैं हाँ है ना और इसका कांस्टेंट अपन कुछ और मान लेंगे c2 = 0 हाँ है ना यस सर सर Yes, sir. अगर पैरेलल की इक्वेशन लिखनी तो x और y का क्वेश्चन क्या रख लो सेम रख लो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं ax + by + c = 0 ये मेरी लाइन की इक्वेशन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ bx bx - ay bx - ay + + c = 0 है ना यस सर वेरी गुड ठीक है एक छोटा सा एग्जांपल हो फटाफट ले लेते हैं मान लो ये लिया 7x - 5y + 4 = 0 ठीक है ये कोई लाइन की इक्वेशन है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे अज्यूम करें अगर पैरेलल इसके लाइन पैरेलल लाइन की इक्वेशन मुझे अज्यूम करनी है तो मैं कैसे अज्यूम कर सकता हूँ 7x - हाँ, इससे फायदा क्या होगा ना अननोन एक ही रहेगा हाँ है ना अननोन एक ही रहेगा अगर इस लाइन के पैरेलल मुझे लाइन कोई अज्यूम करनी है तो क्या अज्यूम कर सकता हूँ 7x - 5y + c = 0 क्या ये बात समझ में आती है यस सर yes sir ठीक है और इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन मुझे अज्यूम करना तो मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ 5x हाँ, देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है तो इसका किसी एक का साइन चेंज तो 5x + 7y प्लस कोई कांस्टेंट c2 = 0 हाँ है ना yes sir यस सर ठीक है ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना इससे आपको क्या होगा कैलकुलेशन आसान रहेगी कभी कभी आपको बोलेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन जो यहाँ से पास कर रही है तो आपको अगर अज्यूम करना है तो परपेंडिकुलर लाइन अज्यूम करने के लिए कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना और किसी एक का साइन चेंज और पैरेलल लाइन में कोएफिशिएंट क्या रहेंगे सेम रहेंगे बस कांस्टेंट अलग होगा दोनों केस में क्लियर है yes sir बहुत बढ़िया तो ये था अपना अब तक का कॉन्सेप्ट अब इसमें भी ये यहाँ पे मैंने खैर सबको लिख दिया अच्छा मुझे एक बताओ एक चीज और आती है फॉर्मूले में अगर दो लाइंस पैरेलल है ठीक है एक लाइन की इक्वेशन है मान लो ax + by और इसका कांस्टेंट मान लो c1 = 0 और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन अज्यूम करनी तो मैं एक और अज्यूम कर लेता हूँ ax + by कोएफिशिएंट तो सेम रहेगा कांस्टेंट अलग ले ले c2 = 0 अब दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा yes sir है ना इस डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है किसी को कि दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था c2 - c1 upon a² + हाँ c2 - c1 upon √a² + b² c2 - c1 करो c1 - c2 करो मॉड लगा देंगे क्लियर है डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है तो c1 - c2 upon √a² + b² है ना yes sir ठीक है ये फॉर्मूला किसका है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस ये सबको याद है क्या yes Yes, sir ठीक है अब परपेंडिकुलर केस में भी एक चीज और होती थी कि अगर मान लो कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0 कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 उस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है इस पॉइंट का इस लाइन से क्या पता करना है बोलो
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस डी का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? यस सर होता है। बताओ क्या होता है? a x1 x1 प्लस के b y1 प्लस के c अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले दोनों आपको याद है? यस बोलो। सर। वेरी गुड। किसी को याद नहीं हो तो याद कर लेना। अब मैं अगर आपको ये पूछूं, अगर मान लो ये पॉइंट है ए, इसका इस लाइन के अबाउट इमेज निकालना हो बी, तो कैसे निकालेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। जैसे अपन ने वहां पे सीखा था 3D में, याद आ रहा है? 3D में अपन ने सीखा था कि अगर पॉइंट की इमेज निकालना हो तो अगर ये पॉइंट मेरा सी आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, है ना? यस सर। बोलो। और सी निकालने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? पॉइंट सी कैसे निकालोगे? पॉइंट सी लाइन की इक्वेशन। सर पहले एसी की भी इक्वेशन निकाल लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉइंट्स बहुत अच्छे। कि अगर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है तो एक बच्चे ने बोला सर एसी की इक्वेशन लिख दो। स्टेप का करो राइट इक्वेशन, एसी की इक्वेशन, है ना? यस सर। बोलो। अच्छा, एसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो सर ने बोला था कि भाई दो चीजें चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट है क्या अपने पास? यस सर, पॉइंट दे रखा है, स्लोप पॉइंट तो दूसरी दे वाली रखा से है, निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? m2 डॉट दूसरी वाली से। m1 m2 सर ये -1 क्योंकि लाइन इसका दोनों- माइनस हाँ। 1 कर देते ना। वेरी गुड, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो m1 पता है तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या लाइन एसी की इक्वेशन लिख दोगे? यस सर। है ना? तो देखो, अच्छा आपने एसी की इक्वेशन लिख दी, इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी पता, सी कैसे निकालोगे? तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, लाइन L1 की इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। वेरी गुड। लाइन एसी की इक्वेशन आपने निकाल ली, तो L1 लाइन एसी को साथ में सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या पॉइंट सी आ जाएगा? यस सर। हाँ, और जैसे सी आ जाएगा फिर मैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला दो, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना? ये सेम चीजें 3D में भी देखी थी। क्या एक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब तक अपन ने क्या देखा, वापस से रिकैप करा लो कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल ये होता है तो दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होता है m1 m2 -1 होगा। इसके बाद मैंने ये देखा कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन अज्यूम करना हो तो क्या रखना, पैरेलल के केस में कोएफिशिएंट को सेम कर देना, परपेंडिकुलर के केस में कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके किसी एक का साइन चेंज कर देना। इसके बाद मैंने देखा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है और दो एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। और इमेज निकालने के लिए तरीका क्या रहेगा, एसी की इक्वेशन निकालो क्योंकि स्लोप पता है, पॉइंट पता है। एसी और गिवन लाइन को साथ में सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट सी आ जाएगा। दो लाइन को सॉल्व करना आपको आता है क्लास 10 से, ठीक है? दो सी आ जाएगा, फिर सी और ए की मदद से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पॉइंट बी आ जाएगा, है ना? यस सर। बोल। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, पूछते रहना, ठीक है? चलो अब थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। जेई 2019 पढ़ो ध्यान से इसको, सब लोग अटेम्प्ट करना, सबसे हो जाएगा ये। सारे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत खुद पे भरोसा रखो, जल्दी से सॉल्व करो, ट्राई करो, बताओ। हो गया सर। ठीक है, हमेशा पहला स्टेप अगर स्ट्रेट लाइन का या फिर सर्कल का, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, हमेशा में क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम हमेशा बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है, इसलिए आदत हमेशा आप बनाना।
अब यहाँ पे क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही, नहीं तो मैं क्या होता है जनरली देखता हूँ बच्चे कॉपी में क्या कर रहे हैं, वो जो डायग्राम नहीं बना तो उसको वहीं पे स्केल से टिका देता हूँ। डायग्राम हमेशा बनाना है, क्लियर है? क्या Yes, आंसर sir. ऑप्शन आ रहा है? ABCD B. B। ओके, तो यहाँ पे बोला गया सपोज द पॉइंट, बाकी लोग भी ट्राई करते रहो, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता हूँ। सपोज द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड L2 विद द लाइन पासिंग थ्रू H,3 एंड 4,3 एंड क्या बोला है, इस परपेंडिकुलर टू L1। अच्छा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। तो मैंने डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए था। तो H और K में रिलेशन पूछा है ना? Yes, sir. ये क्वेश्चन आसान नहीं दिख रहा आपको? Yes, sir. लेकिन देखो फिर भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इन्हीं को अपन को टिक करना है, पिक करना है, क्लियर है? तो क्या करें बताओ? सर बोलो। पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, पहले 3 एक पॉइंट equation निकाल ले, फिर उसका निकाल लेंगे। इक्वेशन क्यों, इक्वेशन की क्या जरूरत है? सर इक्वेशन इस वजह से क्योंकि H, K पे इंटरसेप्ट मतलब बाद में हम लोग करेंगे ना, दोनों को दोनों को सॉल्व करेंगे करेंगे ना, फिर H कॉमा क्या आ अच्छा जाएगा। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हो? एक तो आप अच्छा एक रिलेशन M1 M2 -1 से एक रिलेशन आ जाएगा क्या? वो अप्लाई किया है क्या? कर दिया सर। यस सर। ठीक है, एक तो देखो दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो पहली चीज तो ये रहेगी कि M1 M2 -1। अच्छा, उससे अपने पास शायद H और K में रिलेशन ना आ पाए, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो पहली लाइन का स्लोप निकाल लोगे क्या? बोलो। -1/2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ से मेरे पास 2 अपॉन -4 दैट इज -1/2 है ना। तो पहली लाइन का स्लोप आ गया। सेकेंड लाइन, सिमिलरली सेकेंड लाइन का स्लोप M2 निकालने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1 तो 3 - k अपॉन 4 - h। तो यहाँ पे M1 M2 -1 कर देते हैं, तो -1/2 इंटू M2 इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो 3 - k इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 - h। यहाँ से मेरे पास रिलेशन आएगा 2h - k इक्वल टू 5। ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास h/k का रेशियो तो नहीं आएगा, मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो एक और कंडीशन कहाँ से लेके आए? सर L1 की इक्वेशन बना लेते हैं। हाँ, L1 की इक्वेशन, या फिर या अपन फिर सर आपको पता है, हाँ ये 3 पॉइंट अगर एक लाइन में, तो इन तीनों के स्लोप इक्वल होंगे, है ना? कोलिनियरिटी। यस सर। ठीक है, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, है ना? यस। ठीक है ना, अभी तो बताया था। बेसिकली H और K में 2 रिलेशन लाना, चाहे तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल के सेटिस्फाई करो, जो भी करना हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करेंगे, स्लोप भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो AB का स्लोप निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और BC का स्लोप तो अभी अपन ने निकाला था, है ना, -1/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी h + 2k = 5। ये आ रही थी क्या? देख लेना। यस सर, यही आ रही है। अब इन दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके h और क्या आ जाएंगे? Yes, sir. रेशियो आ जाएगा। अब देखो, वही कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज, बस चैप्टर सारे करके जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट करके जाओ। ये डरना नहीं है, एग्जाम देने जाना है सबको, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली देके आना है। वहां पे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वही है, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा बेसिक क्वेश्चन भी करने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बस घबराना नहीं है एग्जाम में जाके। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। नो सर। एक लाइन का एक पॉइंट के अबाउट इमेज निकाल लोगे? यस सर। यस Yes, सर, निकाल लेंगे। तो ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इस पे अपन मेहनत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खुद से कर सकते हो। 3D में बहुत क्वेश्चन की, ठीक है। अब जो मेरे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, जिसपे जेईई क्वेश्चन पूछेगा इस साल, गारंटी आप लिख के ले लो, मतलब मैं क्वेश्चन लीक कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे आपका जेईई मेंस एक क्वेश्चन पूछेगा ही, तो इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से करके जाना है। स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल। स्पेशल पॉइंट्स इन अ ट्राइंगल का मतलब ये है कि ट्राइंगल के अंदर जो 3 तरह के पॉइंट्स होते हैं, उनको हमको समझना है, ठीक है, जो थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रोइड, एक होता है सेंट्रोइड, एक होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, हाँ, एक होता है सरकम सेंटर, सेंटर। एक होता है, हाँ, एक होता है इन सेंटर, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है जिनको हमको ध्यान रखना है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। अब सबसे पहले तो इनको, ये होते क्या है, इनको एकदम दिमाग में छाप लेना है कि मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है,
सबसे पहले सेंट्रोइड बताओ सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट होता है एक ट्राइंगल में? तीनों मीडियंस जो जहाँ पे बीच में। कट करते हैं पॉइंट वेरी गुड। इंटरसेक्शन एक ट्राइंगल कैसा भी हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, स्पेशल ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, एक ट्राइंगल में अगर मैं 3 मीडियन को ड्रॉ करूंगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल में अगर आप 3 मीडियन को ड्रॉ करते हो, मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 3 मीडियन अगर मैंने ड्रॉ किए हैं तो तीनों मीडियन हमेशा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब वो तीनों लाइन कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब तीनों के तीनों लाइन एक पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। कौन सी लाइन? वो 3 लाइन, मतलब ये जो जहां पे से 3 मीडियन मैंने बनाया ट्राइंगल के अंदर, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। याद रखना। अब देखो सेंट्रोइड का सबसे आसान होता है फॉर्मूला, अगर मेरे पास ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को पता है तो इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ। इस सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट आपको बताओ क्या आता है? x1 plus x2 plus x3 upon 3। वेरी x1 plus x2 plus x3 तीनों के x कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाय 3, और y कोऑर्डिनेट भी बहुत आसान आता है, y1 plus y2 plus y3 by 3। वेरी गुड, डिवाइड बाय 3। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। सर यस सर। सेंट्रोइड का ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जनरली इसको g से डिनोट करते हैं। सेंट्रोइड का x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। बहुत बढ़िया। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर पे ये क्या है कि अगर मान लो अगेन मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, ये बना दिया मान लो ट्राइंगल कैसा भी रैंडम, ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एल्टीट्यूड्स का। एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब अपोजिट वर्टेक्स से तीनों जगह परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। हाँ है ना? यस सर। अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अपन वो याद नहीं करेंगे कभी भी नहीं। बुक्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर का, लेकिन वो याद मत करना क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं। इसका तरीका याद रखना, तरीका कभी नहीं भूलोगे। मुझे बताओ क्या तरीका अपनाए ताकि पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट निकले? सर तीनों तीनों की इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो आपके पास perpendicular सुनो ध्यान से, x1 y आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। अब आपको निकालना है ऑर्थो सेंटर का ट्राइंगल। हाँ अब एक सेकंड, अब बताओ। सर तीनों इक्वेशन बना लेते, 2 इक्वेशन बना लेते हैं, उनके फिर परपेंडिकुलर 2 लाइन बना उनको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको नाम कर देता हूँ। मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये डी, ये ई और ये एफ है। तो आप किस किस की इक्वेशन निकालोगे? सर डी और एफ की निकाल लेते सर किसी भी 2 लाइनों के निकाल लेंगे। हैं, किसी की भी very निकाल good। लेंगे। किसी भी 2 लाइन की इक्वेशन निकालो। कौन कौन सी दोनों? या तो एडी की इक्वेशन निकालो या बीई की इक्वेशन निकालो, जो दोनों परपेंडिकुलर है ना। जो परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन में गिवन है उनमें उन दोनों परपेंडिकुलर की किसी भी 2 लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, किसी भी 2 लाइन की अगर आप इक्वेशन निकाल लो कि दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट एच आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली एडी जो है और जो बीई है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो आप एडी की इक्वेशन निकाल लेना। एडी की इक्वेशन, ये तरीका कभी भूलोगे नहीं, इसलिए हमेशा ये तरीका, भले ही टाइम लगे। एडी की इक्वेशन निकाल लो, फिर बीई की इक्वेशन निकाल लो, और दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो पॉइंट एच आ जाएगा। दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट एच। है ना? बोलो। यस ठीक है, कर लोगे? समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब तीसरा पॉइंट है सरकम सेंटर। तीसरा पॉइंट है सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है ट्राइंगल में? तो जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता है ना सर्कल, उसके सेंटर को। एक सेकंड ना। अच्छा इसको बनाते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पे कौन होता है? सर तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास करता है ट्राइंगल के। नहीं वो तो पता है। यहाँ पे बनाते कैसे? जैसे यहाँ पे अपन ने वर्टेक्स अपन बना रहे ये क्या कहते हैं, एक जगह एल्टीट्यूड बनाया, एक जगह मीडियन बनाया, तो एक मीडियन का इंटरसेक्शन ये मिल गया, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन मिल गया। यहाँ पे भी एक किसी का इंटरसेक्शन होता है। किसका इंटरसेक्शन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हाँ, ये जो साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है ना, इसका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस साइड का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, मतलब ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। इधर भी अगर मैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बनाऊं और इसके लिए भी परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बनाऊं, तो ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या होता है? सेंट्रोइड। क्या होता है? सेंट्रोइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास करेगा। आपको ये ध्यान रखना है
इस पॉइंट से ये जो सेंट्रोइड जो पॉइंट मेरा आया है ना, इससे अगर आप सर्कल को ड्रॉ करोगे वो ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस से क्या पास करेगा हमेशा, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रोइड। ये सर्कल है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एक बार ये रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक होता है सेंट्रोइड जो कि तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, एक होता है एल्टीट्यूड जो कि तीनों, सॉरी, एक होता है ऑर्थो सेंटर जो कि तीनों परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन होता है, एक होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब, सॉरी, एक होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल का अगर मैं एक सर्कम सर्कल बनाऊं, मतलब ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टाइसेस से पास करे, उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, ठीक है। अब वो पता करने का एक तरीका क्या होता है, आप साइड्स के परपेंडिकुलर साइड्स के बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर साइड्स के बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। क्लियर है? बोलो सर एक बार ये ऑर्थो सेंटर की जो एक्स वाई निकालने कैसे निकालने, एक बार हाँ बताओ। हाँ, वापिस समझा रहा हूँ, इसको अच्छे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बताओ किसका इंटरसेक्शन होता है जल्दी से, मीडियन। बाकी लोग बताना। मीडियन। मीडियन का होता है। क्या होता है मीडियन? मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं 3 मीडियन को ड्रॉ कर दूं, मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, उन मीडियन को ड्रॉ करूंगा तो जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये x1 + x2 + ये और ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है x1, y1, सब लोग ध्यान से सुन लेना इसको। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर लाइन है ए, इसकी इक्वेशन लिखूंगा। सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखेंगे? ए की इक्वेशन। तो मुझे बताओ ए की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सर बीसी की जो स्लोप आएगी उसे मतलब हाँ तो ये जो लाइन ए, वेरी गुड, ये जो लाइन ए ये बीसी के परपेंडिकुलर है ना, तो बीसी का स्लोप पता होगा तो ए का स्लोप निकाल लोगे, यस सर। है ना। स्लोप ऑफ ए इंटू स्लोप ऑफ बीसी का मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो बीसी का स्लोप मुझे पता है क्योंकि दोनों पॉइंट पता है बी और सी, तो बीसी का स्लोप मुझे पता है, तो यहाँ से मेरे पास ए का स्लोप आ जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट ए पता, तो लाइन ए की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस Yes, सर। इसी तरह से आप एक और जो परपेंडिकुलर है बी से, जो परपेंडिकुलर निकलेगा, मान लो ये परपेंडिकुलर है डी, बीडी, इसी तरह आप बीडी की इक्वेशन निकालोगे। बीडी की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट बी पता है लाइन के ऊपर, अब बीडी का स्लोप निकालने के लिए एसी का स्लोप निकाल लेंगे, है ना। यस Yes, सर। sir. और एसी का स्लोप और बीडी का स्लोप का प्रोडक्ट अगेन कितना होगा? -1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, Minus. परपेंडिकुलर। तो एसी और बीडी का स्लोप -1 है, तो यहाँ से बीडी का स्लोप पता है, पॉइंट पता, तो बीडी की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है। इन दोनों लाइन को अगर अपन साथ में सॉल्व करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस सर। दोनों को साथ में सॉल्व करने पे पॉइंट एच आ जाएगा, साथ में सॉल्व करेंगे तो एच आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। ठीक है। ये मेरा हो गया ऑर्थो सेंटर, ये मेरा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, ये मेरा हो गया सेंट्रोइड। और तीसरे जो सर्कम सेंटर है, बस उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, उसका तरीका, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना वो अलग तरीका है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना अगेन, ठीक है। आपको बस डेफिनेशन क्या याद करनी सर्कम सेंटर की, एक ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस से जो पास होने वाला सर्कल है उसका जो सेंटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड को हम जनरली डिनोट करेंगे, ये अच्छा, ये नोटेशन भी याद रखना ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। सेंट्रोइड को डिनोट करोगे जी से, ऑर्थो सेंटर को डिनोट करोगे एच से, सर्कम सेंटर को डिनोट करोगे सी से। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक सॉरी ऑर्थो सेंटर को एक काम करो, ओ याद रख लो ताकि ज्यादा आसान रहेगा। ऑर्थो सेंटर को कैसे डिनोट करोगे? ओ से। ओ से। ऑर्थो सेंटर को ओ से, इसको अब याद इसलिए करवा रहा हूँ, इसका एक रीजन है, अभी आगे समझ में आएगा क्यों याद। सर 2:1 वाला है। हाँ वेरी गुड। सेंट्रोइड को जी से, ऑर्थो सेंटर को ओ से, सर्कम सेंटर को सी से। अब सेंट्रोइड निकालने का तरीका बहुत आसान है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ये अभी आपको जो सिखाया इससे ऑर्थो सेंटर, दोनों इक्वेशन लिखोगे, दोनों को साथ में चलो ऑर्थो सेंटर। अब सर्कम सेंटर कैसे निकालना है? तो आप एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, ध्यान सुनना। एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल चाहे किसी भी प्रकार का हो, एक ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो तीनों स्पेशल पॉइंट हमने निकाले हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे होते हैं? कोलिनियर। कैसे होते हैं? आर ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर। ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो,
ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट हमेशा हर ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो उसका अगर आप सर्कम सेंटर निकालोगे, ऑर्थो सेंटर, कभी भी घर पे अगर ट्राई करना तो ज्योमेट्री बना के देख लेना खुद से स्केल पेंसिल से, ऑर्थो सेंटर निकाला, सर्कम सेंटर निकाला, सेंट्रोइड निकाला, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर हमेशा एक तीनों पॉइंट पे, तीनों ही लाइन पे लाई करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। और इसमें एक चीज और होती है कि जो तीनों पॉइंट है अपने आप को हमेशा एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करते हैं, और वो रेशियो होता है 2:1। 2:1। हाँ, वो रेशियो होता है 2:1। मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, किसी जनरल ट्राइंगल के लिए ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और जो तीनों पॉइंट आपस में अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। और इसको याद रखना आपको एकदम बाय हार्ट है। इसको मतलब ये बस फॉर्मूला याद होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। OGC कैसे याद रखोगे? हाँ, वही इसलिए समझा रहा हूँ। OGC याद कैसे रखोगे? पहले कौन लिखोगे? O, फिर क्या लिखोगे? G, फिर क्या लिखोगे? C। OGC ऐसे याद रखना। OGC और रेशियो कितना याद रखोगे? 2:1, है ना? यस सर। वो मतलब ऑर्थो सेंटर, याद कर लेंगे। हाँ, ONGC में तो हाँ OGC, तो O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सर्कम सेंटर, सॉरी G मतलब सेंट्रोइड, C मतलब सर्कम सेंटर, C को वो मतलब समझ लेना सेंट्रोइड। क्लियर है? और इसका रेशियो कितना होता है? 2:1। तो अगर मेरे को सर्कम सेंटर सेंट्रोइड पता है, ऑर्थो सेंटर पता है, क्या मैं सर्कम सेंटर निकाल लूंगा? यस सर। रेशियो कितना होगा? 2:1। 2 पॉइंट पता तो रेशियो पता, तो तीसरा पॉइंट निकाल के सेक्शन फॉर्मूला से हम तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. वापिस से देख लो फटाफट। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। सेंट्रोइड निकालने का तरीका, दो लाइन की इक्वेशन निकालो, परपेंडिकुलर की इक्वेशन दोनों को साथ में निकालोगे तो सेंट्रोइड आ जाएगा। सर्कम सेंटर मतलब सर्कल जिसके तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर होता है। तीनों पॉइंट हमेशा एक ट्राइंगल के लिए एक लाइन में लाई करेंगे, जिसका रेशियो कितना होता है? 2:1। कितना होता है? बोलो। 2:1। ठीक है, अब देखो अगर मेरा ट्राइंगल थोड़ा स्पेशल आ गया, स्पेशल मतलब स्पेशल ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं हमारे बचपन वाले? एक तो इक्विलेटरल। राइट एंगल इक्विलेटरल। हाँ, एक तो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल वाला। बोलो। यस सर। अरे बोलो। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बनाओ, मीडियन बनाओ, तीनों की तीनों एक ही लाइन होगी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही लाइन होगी, है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन की लाइन, परपेंडिकुलर की लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारी की सेम लाइन, मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, यस है सर। ना? इक्विलेटरल के केस में तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह लाई करेंगे। इक्विलेटरल के केस में तीनों के तीनों पॉइंट क्या करेंगे? एक ही जगह पे लाई करेंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। राइट एंगल में थोड़ा सा देख लो ध्यान से। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो ध्यान समझना, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो उस केस में देखो क्या हो रहा है। आपके देखो परपेंडिकुलर, देखो इस पॉइंट से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? यही होगा, यही लाइन होगी। यस सर। ऑर्थो सेंटर ढूंढ रहा हूं मैं। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल में यही वाला पॉइंट मेरा ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। ये क्योंकि सारे परपेंडिकुलर यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। ठीक है, ओके। और ये हो गया ऑर्थो सेंटर। और मीडियन अगर ड्रॉ करना है तो देखो यहाँ से बेसिकली यहाँ मीडियन अगर ड्रॉ करोगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, खैर वो तो हो जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, इसका सर्कम सेंटर जो होता है ना, वो कहाँ पे लाई करता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। हाँ, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे इसका सर्कम सेंटर लाई करता है। मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वहां पे ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सर्कम सेंटर। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर जो सेंट्रोइड होगा वो भी कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, और ये रेशियो कितना होगा? 2:1। क्लियर हो गया? यस सर। सर इक्विलेटरल वाले का समझा दीजिए। क्या समझा दूं? सर इक्विलेटर वाला, उसमें तीनों पॉइंट एक ही लाई करेंगे वाला। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेशल होता है ना, उसमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से बोलो, देखो कि मीडियन जो होता है और एल्टीट्यूड जो होता है, तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही तो होंगे, है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, वो मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल स्पेशल होता है। दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो मीडियन और एल्टीट्यूड सेम ही लाइन होती है इक्विलेटरल में, यस सर। है ना? तो उस केस में जो आपका तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों पॉइंट क्या करेंगे? एक ही जगह पे आ जाएंगे। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कल सेंटर, तीनों के तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे? एक ही जगह पे आ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने जो जो काम की यहाँ पे लिख के रखी है आपके लिए थ्योरी के लिए, तो आप घर पे जाके इसको समझ लेना। बस इन सेंटर बाकी है अभी। क्लियर है?
ठीक है यस सर। चलो देखो जेई में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था 2020 में 2 साल पहले कि आपको सेंट्रोइड पूछा था। सब लोग मेहनत करो और अच्छे से सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकालो। सर ऑटो सेंटर पूछा था तो। हाँ सॉरी ऑर्थो सेंटर, मेरा भी आज क्लासेस ले लेके दिमाग खराब हो गया। ऑर्थो सेंटर निकालो। आराम से अच्छे, मतलब बेसिकली आराम से तो नहीं, अच्छे से ट्राई करो। जो भी तरीका आपको सिखाया प्रॉपर कैलकुलेशन करना, और इसका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट एबीसीडी में से क्या आएगा वो आपको बताना। सर ऑप्शन बी। बी आ रहा है क्या? ठीक है देखते हैं, Yes, बाकी sir. लोग ट्राई करो क्या आ रहा है, देखो चेक करो। बाकी लोग कर रहे हो ट्राई? यस सर। ऐसे कर रहे हैं यस सर। सर, बी ही आ रहा है सर। बी आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। देखो बन पा रहे, कहा था मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते, आया ना? यस Yes, सर। ठीक है चलो देख लेते हैं इसको फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे। कोई भी एक जल्दी से बता देता हूं मैं, तो मान लो ये अपन ने ए की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो ए की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो बीसी का स्लोप कितना है? सर -1/2। हाँ -1/2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, यही है। यस यस सर। तो कितना आ जाएगा? -6/12 दैट इज -1/2। वेरी गुड। तो अगर दोनों और ए और बीसी का स्लोप आपस में 90 डिग्री होगा, तो स्लोप ऑफ बीसी इंटू स्लोप ऑफ ए का प्रोडक्ट आपस में होगा -1। तो यहाँ से ए का स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2। 2। बहुत बढ़िया। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्या इक्वेशन ऑफ ए आ जाएगा? यस सर। वेरी गुड। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है ना? ये सबको चमक रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस y प्लस कितना हो जाएगा?
9 इक्वल टू 0, यस सर। ये ए ही आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरा परपेंडिकुलर, कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लो बी से निकलने वाला बीडी, ठीक है। अब बीडी के लिए एसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ एसी अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? बोलो। यस सर। तो -2 आएगा। डेटा इतना आसान दिया था, कैलकुलेशन बहुत आसान थी। इसका स्लोप कितना है? तो -2। -2। बहुत बढ़िया। तो एसी का स्लोप पता है, तो बीडी का स्लोप कितना आ जाएगा? 1/2। परपेंडिकुलर m1 m2 माइनस 1/2। तो बीडी की इक्वेशन भी हम आसानी से लिख देंगे। y पॉइंट क्या है? -1, ये। तो y माइनस y1 इक्वल टू 1/2 x माइनस x1। यहाँ से पास बीडी की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके क्या आप ऑर्थो सेंटर निकाल लोगे? यस सर। इतना छोड़ दो आपके लिए, हाँ है ना? यस 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 सर। सर। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अपन और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे खैर कर भी रखा है, क्या आया था आपका? बी। यस सर। सर बी आया। यस सर बी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 2019 का क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। गुड क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, डायग्राम बनाओ और सोचो थोड़ा। आज बहुत एनर्जी लग गई कंटिन्यूस क्लास में। क्वेश्चन टफ नहीं है, खुद पे भरोसा रखना, हो जाएगा सॉल्व। चलो करते हैं। सर हो गया आ, बी। क्या आ रहा है? बी आ रहा है? बी आ रहा है सर, बी आ रहा है। बहुत बढ़िया, धड़ाधड़ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, दोनों सही कर लिए। सर x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 करके। अच्छा वो तरीका अपनाया, ठीक है, देखते हैं जो भी तरीका अपनाया। खैर मेरे पास यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो लाइन है एक पॉइंट -3,4 से पास कर रही, तो मैंने रैंडम, अब कैसे भी डायग्राम बना सकूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और क्या बोला गया? इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,4 इज सच दैट, if the straight line passing through the point p -3,4 is such that its intercepted portion between the coordinate axis is bisected at point p। अच्छा ये p पे ही बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये p है ना? हाँ सॉरी, इसका मतलब क्या है?
सर मिड पॉइंट होगा दोनों का हाँ, intercept। इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहले तो क्वेश्चन को देख के ये समझना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड पोर्शन मतलब ये पोर्शन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir। इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी, मतलब इस पोर्शन का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है -3,4, हाँ है ना। Yes, sir. और ऐसी लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है, ऐसी लाइन की मुझे क्या लिखनी, इक्वेशन। वेरी गुड। हाँ, क्या तरीका अपनाया आप लोगों ने, जल्दी बताओ। वेरी गुड। हाँ, एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप चाहो तो ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। इसको इस डिस्टेंस को अगर मान लो मैंने बोल दिया ए डिस्टेंस या फिर जो भी है, इस डिस्टेंस को आपने बी डिस्टेंस बोल दिया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूं पॉइंट ए पॉइंट बी, तो क्या मुझे ए का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? -6 -6 -1,0 है ना। और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,8 0,b। वेरी गुड, 0,b। अब मुझे ये मिड पॉइंट है, तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके ए और बी आ सकते हैं? यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 + x2/2, दैट इज x1 + x2/2 करेंगे तो यहाँ से a कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। सर बोलो। B सेम minus- अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार और अप्लाई कर दो, y1 + y2/2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला लिख देंगे, बोलो क्या होगा फॉर्मूला? x by a plus y by b इक्वल टू 1। सर a -6 a -6 कैसे आएगा? सर वो माइनस ए माइनस में इंटरसेप्ट। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप अच्छा, हाँ वेरी गुड। फॉर्मूला में क्या लगेगा? हाँ, फॉर्मूला में क्या है? इंटरसेप्ट कितना है? माइनस। बेसिकली आपका इंटरसेप्ट तो एक ही वैल्यू तो -6, यहाँ पे समझ पा रहे हो। अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था डेरिवेशन के टाइम, अपन ने क्या लिया था? दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए थे, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे अपना x/a + y/b इक्वल टू 1 ये बना था। लेकिन अगर इधर आ जाएगा, जहाँ पे ये a है ये b है, तो यहाँ पे a नेगेटिव है, तो x/-a + y/b इक्वल टू 1 बनेगा, हाँ है ना। बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x/-6, क्योंकि ये नेगेटिव है, b तो पॉजिटिव है। अब यहाँ सब सॉल्व करके आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8x - 6y इक्वल टू कितना होगा? ये -48, है ना। बोलो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है सबको? यस सर। सर देखो, अब ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, बेसिकली अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़े। सर इसमें एक चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर इसमें ओरिजिन से हम लोग स्लोप निकाल ले पी पॉइंट से लाइन का, और उसको मतलब परपेंडिकुलर से ए बी का स्लोप बना दे, लेकिन ये ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने पे 90 डिग्री होगा, ये कैसे पता? सर इसमें लिखा था, मतलब शायद गलत पढ़ लिया मैंने। हाँ, ये आप उसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ये एंगल 90 डिग्री हो, ये कंफर्मेशन थोड़ी हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर है 90 डिग्री तो चेक करना पड़ेगा बेसिकली। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने पे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एंगल 90 आए, है ना। ओके सर, ठीक है सर। वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करो। थक तो नहीं गए? नहीं सर। ठीक है, करो। सब लोग ट्राई करो। अच्छा, मैच भी है ना, देख रहे हो क्या साइड बाय साइड? पता नहीं सर नहीं होगा। सर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सर। जब से हारी है तब तक मन टूट गया है, अब नहीं देखता। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कहानी मत सुनो।
डी आ रहा है, देखते हैं। पढ़ते लोग क्वेश्चन बताओ। ए स्ट्रेट लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन मेक पॉजिटिव इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका डायग्राम हमको क्वेश्चन बोल रहा है डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना देंगे, बना दिया डायग्राम। अब क्वेश्चन बोल रहा है भैया ये ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 4 है, ओरिजिन टू लाइन। अच्छा अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस लाइन के साथ 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये किस प्रकार की लाइन है? x इक्वल टू सर माइनस ओरिजिन वाई। पास होती हुई लाइन। हाँ, ये याद है y इक्वल टू x लाइन कैसी होती थी, है ना? Yes, sir. बोलो। ये लाइन होती थी जो एकदम मिड से 45 डिग्री पे पास होती है, इसको बोलते हैं y इक्वल टू x, और इधर से जो पास होती है लाइन उसको हम क्या बोलते हैं? y इक्वल टू माइनस x, है ना? यस सर। तो बेसिकली आपको एक और जो लाइन है वो ऐसी कुछ गिवन है जो एकदम इधर मिड से पास होगी, जिसकी देखो आधी बार तो मैं डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स या x प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना? बोलो। यस सर। इसके साथ इसका एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। बोलो कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और इस लाइन की इक्वेशन निकालें। अब देखो, अगर डायग्राम कोई देख के क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर। बताओ। हो गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? 30. हाँ, सोचो, ये लाइन y इक्वल टू x है, ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। 45 होगा ना? अरे हाँ, है ना? y इक्वल टू x लाइन एकदम मिड से तो पास होगी, स्लोप 1 है। देखो इसका स्लोप कितना है? ये स्लोप कितना है? -1, तो 45 डिग्री होगा, हाँ, है ना? tan थीटा 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 1 होता है। तो इधर वाली लाइन का स्लोप ये 45 डिग्री होगा, हाँ, है ना? ये आया यस समझ? सर। अच्छा, ये 45 ये 60 के बचा हुआ एंगल पता कर सकते हो क्या? 75। कैसे निकाल? इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? इन तीनों का सम 180. 180। 180। और इसको हम क्या 180 बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। तो आप देखो इससे मतलब बेसिकली डायरेक्ट ओमेगा पे क्वेश्चन है। 45 प्लस 60 प्लस ओमेगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा कितना आ रहा है? 75। बोलो। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? नॉर्मल फॉर्म? Yes, sir. X cos एक्स omega. फॉर्मूला बोलो। एक्स Cos omega. cos omega cos plus omega y sin omega प्लस y sin omega, equal to वेरी P. गुड, इक्वल टू Equals to P. P। है ना? 2019 का Yes. क्वेश्चन जेई का आपके सामने सॉल्व किया। अच्छा, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री कैसे निकालें? ये तो सीखा ही नहीं। सीखा है क्या? सर 41 75. प्लस 20 डिग्री। हाँ, इसको ब्रेक 45 कर देंगे 60 40 plus और 45 इसमें। डिग्री करते हैं। वेरी गुड, ये तो बचपन में हमने सीखा है। cos ऑफ a Yes, प्लस बी sir. का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, और sin 75 भी और निकालेंगे, sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और एक ये नहीं क्वेश्चन देखो आपके सामने 2019 के 2 क्वेश्चन किए, 2020 का भी क्वेश्चन किए, 21 का भी क्वेश्चन किया। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो, और करोगे कि थक गए? नहीं कराओ सर। तो आज के थकना लिए अपना नहीं है। sir. चलो एक लास्ट और बस, फिर छोड़ दूंगा। डायग्राम हमेशा बनाना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर के अब जब नोट्स लिखो ना, स्टार्टिंग में जब चैप्टर की हेडिंग आपने डाली होगी क्लास कॉपी में स्ट्रेट लाइन, तो वहां लिख देना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाने की हमेशा कोशिश करना है। डायग्राम पहला काम ही डायग्राम रहता है। देखो पिछले क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं बनाता, बिना डायग्राम के सॉल्व करता ना, इसको करने का जो तरीका हो तो बहुत लेंथी जाता है ना? समझ पा रहे हो? Yes. बोलो। ये डायग्राम के कारण ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अदरवाइज तो ये बहुत लेंथी जाता है। लेकिन बिना डायग्राम के भी अगर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते, एक चीज को 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालते, स्लोप निकालते, तो बहुत लेंथी जाता है। लेकिन डायग्राम ने मेरी चीज को 2 लाइन में सॉल्व करवा दिया। अगेन यहाँ पे पी और क्यू 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है। इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है k,3, और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो दोनों को इक्वल हिस्सों में बांटे,
इफ द परपेंडिकुलर एक बार रुक बाइसेक्टर ऑफ द, जाओ। हाँ सॉल्व करो, मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ, टाइम लगेगा मेरे को धीरे धीरे। क्वेश्चन करो आप तो, सॉल्व आराम से, टाइम लो। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P and Q हैज y इंटरसेप्ट माइनस, y इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट क्या? यस सर। Yes, sir. कहाँ से यस सर, दिमाग खराब है क्या? y इंटरसेप्ट क्या होता है किसी लाइन का? सेक्स के ऊपर जो होता है। Distance from हाँ the तो one. फिर y इंटरसेप्ट बोला है, y कोऑर्डिनेट थोड़ी बोला है। मेरे को पता था आधे लोग इसको y कोऑर्डिनेट मान लेंगे। बेसिकली जो लाइन है ना उसका y इंटरसेप्ट दिया आपको -4, मतलब वो जो लाइन है वो मैं बी दे रखा है ना -4। उसका डायग्राम अगर मैं बना के देखूं, ये जो आपकी लाइन है जिसके बारे में बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका y इंटरसेप्ट -4 है, मतलब वो या तो इधर से या तो इधर से कहीं से पास कर रही हो, और ये आपका कितना है -4 है ना? बोलो, यस सर। यही है कि y कोऑर्डिनेट है, ठीक है? पता नहीं, देखो चलो करो ट्राई। तो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस हैज y इंटरसेप्ट -4। चलो थक गए क्या? देखो क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोला एक दो Yes. पॉइंट है P और Q, उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, उसका y इंटरसेप्ट -4 दिया है। तो मान लो ये P है 1,4, एक पॉइंट है Q K,3, ठीक है? उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ करा है उसका y इंटरसेप्ट -4 दिया, तो K की वैल्यू क्या होगी? तो कैसे करें? सर पहले इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट करके जो परपेंडिकुलर लाइन है हाँ, उसके मतलब स्लोप निकाल सीधा लेते बोलो ना, छोटी लाइन, इस लाइन की क्या निकालना है? इक्वेशन, हाँ है ना? हाँ भाई। ये निकालिए, ठीक है? तो अब बेसिकली आपको P और Q पता, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, तो आप इस लाइन की क्या निकाल लो? इक्वेशन निकाल लो, हाँ है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। और दूसरा बेसिकली इसका स्लोप पता है, बेसिकली इसका स्लोप भी के टर्म्स में आएगा, इसका स्लोप के टर्म्स में। अच्छा, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,-4 है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इस लाइन पे हमें पॉइंट पता है, ठीक है? तो आप चाहो तो स्लोप निकाल के भी कर सकते हो, या फिर दूसरी चीज आप या तो इसका ये पॉइंट निकाल लो, ठीक है? ये पॉइंट है मान लो R, तो R कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, है ना? Midpoint. x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से R आ गया। अब इस PQ का स्लोप और इसको मान लो RT का स्लोप, आपस में प्रोडक्ट -1 होगा, स्लोप ऑफ PQ
ऐसे भी कर सकते हो, बहुत Yes, तरीके sir. सॉल्व करने के। तो स्ट्रेट लाइन में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चाहो तो क्या करो, इस लाइन की इसकी इक्वेशन निकाल के इसमें 0,-4 सेटिस्फाई करोगे तो भी किया जाएगा। और या फिर आपने इसका इसका ये पॉइंट पता कर लिया तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। PQ का स्लोप कितना होगा, अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। और RT का स्लोप अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? यहाँ से किया जाएगा, कितना आ रहा है कि -4 -4 ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन की लगभग आप सबसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है सबसे, है ना? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। होमवर्क के लिए मैंने कितने दे रखे हैं, एक, अच्छा ये बस एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी है, फिर क्या है, रिलेटिव पोजीशन। हाँ, होमवर्क में जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन है 2022 के, करोगे घर पे ट्राई? Yes, Yes, sir. sir, कर लेंगे। ठीक है, इनके आंसर की भी मैंने डाल रखी है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर इलस्ट्रेशन में मैं और दूसरे क्वेश्चन ले लूंगा, और एक प्रैक्टिस असाइनमेंट ये भी दिया गुडनी सा, जितना हो सके उतना ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक क्लियर है। है? ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनो, अभी जाना बस, क्या कहने वाला था मैं। हाँ, ये पहली बात तो ये लेक्चर समझ में आया आज का? ज्यादा हैवी Yes. तो नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. सर बाकी सबसे तो ज्यादा ही समझ में आया सर। तभी बाकी चल सब रहे थे। मतलब सर मतलब